तो आज हम लोग जो इस वीडियो में देखने वाले हैं यानी कि फिजिक्स का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है और आपके एग्जाम में जो है फिजिक्स से जो है 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने टोटल क्वेश्चन को उठाया है और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम पूरा फिजिक्स को डील कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भौतिक विज्ञान को हमने उठाया है और जितना भी चैप्टर बनता है सभी चैप्टर का इसमें प्रश्न आपको मिलेगा। उसके बाद जो है मिसलेनियस का भी प्रश्न मिलेगा और आज जो है संपूर्ण फिजिक्स को जो है क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से और क्वेश्चन के माध्यम से ही आपका पूरा फिजिक्स को हम लोग डील करेंगे। इसके बाद जो है जौन जौन आपका बच गया है उसको लाएंगे और एग्जाम जिसका भी 16 तारीख को एग्जाम है उसको हताश नहीं होना है। 16 तारीख के एग्जाम के पहले से आपको जो है हम लोग 500 क्वेश्चन 5500 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, ठीक है। 5500 क्वेश्चन चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, साइंस का हो, सभी का जो है 500 एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे। तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, लेकिन ये आपको 16 तारीख के पहले मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं आज का फिजिक्स का। और फिजिक्स में जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, किस उपकरण के उपयोग से किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है। और ये कब पूछा है, 2022 में पूछा है। नीचे आपको डेट मेंशन किया हुआ मिलेगा। अगर हम लोग बात करेंगे विशिष्ट घनत्व जो मापता है, विशिष्ट घनत्व किसको मापता है, हाइड्रोमीटर को मापता है। आपको हमने कई बार बताया है विशिष्ट घनत्व किसको मापेंगे, हाइड्रोमीटर को मापेंगे। लेकिन याद रखनी है एक आपको जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है हाइग्रोमीटर। क्या पूछा जाता है दोस्तों, हाइग्रोमीटर पूछा जाता है। तो हाइग्रोमीटर जो मापता है याद रखनी है वायुमंडल की आर्द्रता को मापेगा। क्या मापेगा, वायुमंडल की आर्द्रता को मापेगा। तो ये भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। यहीं पर आपको दिया गया है फोनोमीटर। फोनोमीटर जो मापता है क्या मापता है, ध्वनि की तीव्रता। क्या बोलेंगे, ध्वनि की तीव्रता जो मापता है वो फेनोमीटर मापता है। ए मीटर तो आपको पता होगा क्या मापता है, विद्युत धारा को मापता है। क्या मापता है दोस्तों, विद्युत धारा को मापता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि टोटल समाप्त करना है तो सभी क्वेश्चन को कुछ ना कुछ देखते हुए चलेंगे। आगे की बात कर रहा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। देखिए ऊर्जा का मात्रक यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो ऊर्जा का मात्रक आपका कौन नहीं होगा, तो ये किलो वाट जो है, किलो वाट जो है शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, आपको पता होगा शक्ति का मात्रक है। और शक्ति के मात्रक में अगर हम लोग बोलेंगे, शक्ति के मात्रक में अगर घंटा से गुना हो जाएगा या समय से गुना हो जाएगा, चाहे मीटर हो या कुछ वो हो, तब वो किसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देनी है, यहां से इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि किलोवाट जो है शक्ति का मात्रक है, ठीक है। वैसे किलो घंटा जो है, किलोवाट घंटा, ये आपका ऊर्जा का हो जाएगा। जूल तो ऊर्जा की है और न्यूटन पर मीटर तो ये भी जो है आपका जूल का हो जाता है। क्योंकि याद रखनी है एक न्यूटन बराबर जो सॉरी एक जूल बराबर जो आपका होता है, एक जूल बराबर क्या होता है, एक न्यूटन होता है और गुना आप बोल सकते हैं 1 मीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर देखिए पूछ ही दिया 1 जूल बराबर होता है। तो 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे कि 1 कैलोरी का मान, अगर 1 कैलोरी का मान कभी कभी आपको पूछ दिया कि 1 कैलोरी का मान जो है कितने जूल के बराबर होता है, तो 1 कैलोरी का मान जो जूल के बराबर होता है वो होता है 4.18 जूल। क्या बोलेंगे, 4.18 जूल जो है होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर अगर 1 जूल बराबर आपको पूछ दिया, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी बने हैं, अगर 1 जूल बराबर पूछ दिया तो ये हो जाएगा 1.4.18 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो हम लोग बोलेंगे जब भाग दीजिएगा तो 0.24 ये आपका कैलोरी हो जाएगा। तो ये दोनों को एकदम चेंज वाला एकदम याद रखनी है, यहां से आपको सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, प्रकाश वर्ष इकाई है तो ये दूरी का इकाई हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दोस्तों किसका इकाई है, दूरी का। तो देख रहे हैं उत्पाद अवर निरीक्षक यानी दरोगा में भी 2002 में पूछा है, बिहार फॉरेस्ट गार्ड में 2020 में पूछा है, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 में पूछ रहा है। तो देख रहे हैं कितना एकदम क्वेश्चन जो है डीपली में पूछा जा रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे प्रकाश वर्ष, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर्स, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष अगर हम लोग बात करेंगे, प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर। ये दोनों बात को ध्यान दीजिएगा, यहां से इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है? तो याद रखनी है पार्सेक भी जो है आपका दूरी का मात्रक होगा, ठीक है। पार्सेक भी जो है आपका दूरी का मात्रक होगा और याद रखनी है एक पार्सेक बराबर जो आपका हो जाएगा, एक पार्सेक बराबर आपका होता है 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। या इसी को अगर प्रकाश वर्ष में आप लिखना चाहिएगा तो ये हो जाएगा 3.2 और होता है 6, ठीक है, और 2 दे सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष, ठीक है। अगर आपको दे दिया कि एक जो है याद रखनी है पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो ये आपको ध्यान देनी है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? तो भूकंप जो है रिक्टर स्केल पर मापा जाता है और रिक्टर स्केल की संख्या 1 से लेकर 9 तक होता है और इसका गठन जो किया गया था 1935 में किया गया था और इसका किसके द्वारा गठन किया गया था? तो याद रखनी है चार्ल्स रिएक्टर। क्या बोलेंगे? चार्ल्स रिक्टर के नाम पर ही इनका नाम रिक्टर स्केल रखा है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। भूकंप का हम लोग अध्ययन क्या बोलते हैं? ध्यान रखनी है सिस्मोग्राफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्मोग्राफी। यहाँ पर हम आपको ऑप्शन पे को डील नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे बहुत सारा प्रश्न है तो वहां पर ऑटोमेटिक आपका डील हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो ध्वनि की इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों? डेसिबल हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी देखिए आप कितना एग्जाम में पूछा है, 2019 में बिहार पुलिस में पूछा, फिर 2016 में पूछ लिया था, उसके बाद 2021 में पूछा है दरोगांव में। तो देख रहे हैं कितना एकदम क्वेश्चन पूछा है। अगर हम लोग बात करेंगे ध्वनि, ध्वनि का जो है सर्वाधिक चाल कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ठोस में होता है। ठोस के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर होता है? द्रव में। द्रव के बाद अगर हम लोग बात करेंगे गैस में और सबसे कम कहाँ पर होता है? तो निर्वात में। कहाँ पर? निर्वात में। ध्वनि में याद रखनी है ध्रुवन की घटना नहीं होती है। अगर आपको पूछा जाएगा कि ध्रुवन की घटना कहाँ पर होती है, वैसे तो प्रकाश तरंग में भी नहीं होता है, लेकिन प्रकाश तरंग में जो है इसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। लेकिन ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ध्वनि में नहीं होता है। ध्वनि एक प्रकार का जो है याद रखनी है अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या बोलेंगे? ध्वनि जो है एक प्रकार का क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। तो यहाँ से भी आपका सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो भौतिक राशियों का मात्रक बराबर है? अगर हम लोग बात करेंगे भौतिक राशि का जो है मात्रक समान है, ये चीज पूछा गया है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर देखिए बल है और ऊर्जा है। अगर हम लोग बल की बात करेंगे तो ये क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। अगर हम लोग ऊर्जा की बात करेंगे तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ये तो बराबर नहीं हुआ। वहीं हम लोग अगर बात करेंगे बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। त्वरण का क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है दोस्तों? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा तो ये भी नहीं हुआ। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। और दूरी जो है आपका लंबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरी लंबाई। तो दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। वेग की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड होगा और चाल की भी बात करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि वेग और चाल जो है क्या है? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वहीं पर वेग की हम लोग बात करेंगे तो ये सदिश राशि होगा और अगर चाल की बात करेंगे तो ये आपका अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। आगे हम क्लियर करेंगे कि सदिश और अदिश किसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, बस आप लोग बने रहें, ठीक है। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? देखिए अगर हम लोग बात करेंगे आधारी राशि या मूल अधिक आधारी राशि, ठीक है। आधारी राशि या भौतिक राशि की संख्याओं की बात करेगा तो वो कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो सबसे पहले याद रखनी है आपका क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। लंबाई के बाद याद रखनी है आपका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान के बाद आपका क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। समय के बाद याद रखनी है क्या हो जाएगा? ताप हो जाएगा। ताप के बाद आपको याद रखनी है क्या हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता। क्या बोलेंगे? ज्योति तीव्रता। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर होता है पदार्थ की मात्रा। क्या होता है दोस्तों? पदार्थ की मात्रा होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए यही जो 7 मूल आधारी राशि है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो अब यहाँ पर देख रहे होंगे आपकी कौन नहीं है? तो ओम नहीं है। ओम का जो है याद रखनी है एसआई मात्रक क्या होता है? ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये 7 को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई मात्रक में बोल्ट समान नियतांक का मान कितना होता है? तो ये होता है 1.38 गुना 10 पर पावर माइनस 23 जूल पर केजी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको सवाल बनेंगे, ठीक है। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार का एसआई मात्रक क्या होता है? भार मतलब होता है याद रखनी है वेट। तो वेट का जो है एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भार का एसआई मात्रक एक प्रकार का बल है, बल का जो होता है न्यूटन होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। किलोग्राम किसका होता है दोस्तों? द्रव्यमान का होता है। किसका होता है? द्रव्यमान का होता है। और डाइन बराबर क्या होता है? तो ये बल का जो है सीजीएस मात्रक है और एक बल बराबर जो है याद रखनी है 1 न्यूटन बल बराबर कितना होता है? 10 पर पावर 5 डाइन होता है। क्या होता है? 10 पर पावर 5 डाइन होता है। तो इसको भी ध्यान देंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का विमीय समीकरण है। अगर हम लोग बात करेंगे बल का विमीय समीकरण हम लोग क्या निकालते हैं, तो बल बराबर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों इसका फार्मूला। बल का फार्मूला क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक सबसे पहले जानेंगे केजी होता है। त्वरण का भी तुरंत हमने बताया क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बोलेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, बीच में ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो केजी का जो होता है याद रखनी है बीमा, वो क्या होता है एम, तो एम वन हो जाएगा। मीटर का क्या होता है एल, तो एल वन हो जाएगा। और टी सेकंड का क्या होता है टी, और टी पर माइनस दो हो जाएगा तो माइनस दो। और बीमा को जो है यानी डायमेंशन को इस तरह से दोनों तरफ से भरते हैं। तो यहाँ पर एम वन एल वन टी माइनस टू, तो यहाँ पर देख लीजिए कहीं पर है दोस्तों, देखिए एम वन हो जाएगा, एल वन वन को नहीं भी लिखता है, टी माइनस टू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा इकाई है। अगर हम लोग बात करेंगे किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई हो जाएगा। हमने पहले भी बताया कि किलोवाट घंटा में जो इकाई अगर लगेगा तो वो जो है ऊर्जा को इकाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, तो विद्युत शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जूल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है जूल जो होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। और एक ऊर्जा बराबर एक जूल बराबर कितना होता है, 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, एक जूल बराबर कितना होता है, 10 पर पावर 7 अर्ग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा, टेस्ला होगा। क्या होगा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का अगर एसआई मात्रक पूछेगा तो ये टेस्ला हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे चुंबकीय, याद रखनी है चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे, तो ये आपका वेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेबर। और मैक्सवेल भी इसी का होता है, तो ये भी आपको ध्यान देनी है, यहाँ से आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन एंट्रोपी की इकाई है। अगर हम लोग एंट्रोपी की इकाई करेंगे तो जूल पर केल्विन पर मोल होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है। अगर बात करेंगे दो राशि रहेगा, क्या बोलेंगे, दो राशि अगर मान के चलिए कोई भी है और उसका मान जो है अलग अलग होगा। मान के चलिए किसी का 2 है, किसी का 5 होगा, 2 और 5 होगा किसी किसी का मान, तो याद रखनी है वो कभी भी आपस में शून्य हो सकता है, नहीं होगा। तो उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है किलो वाट घंटा आवर किसकी एसआई मात्रक है, तो ये जो हो जाएगा शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों, शक्ति का। अगर हम लोग बात करेंगे किलोवाट घंटा, यहाँ पर देखिए घंटा लग गया, तो ये तो हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है दोस्तों, तो 746 वाट होता है। कितना बोलेंगे, 746 वाट होता है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ही होगा, इसको काट लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है। देखिए राशि जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक हम लोग बात करेंगे अदिश राशि और एक आपका होता है सदिश राशि। वैसे तो इसका जो परिभाषा की बात करेंगे तो जिसमें सिर्फ परिणाम हो, याद रखनी है परिमाण नाम हो, वो जो है आपका अदिश राशि है। लेकिन याद रखनी है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है, मान के चलिए कि कोई भी कार्य है, क्या बोलेंगे, कार्य, तो कोई भी कार्य कर रहा है, कार्य अगर कर रहा है तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या कार्य कर रहा है। तब आप जो है यहाँ पर सिर्फ परिणाम बताए, दिशा नहीं बताए कि हाँ जो है वो जो है भागलपुर की तरफ 20 किलोमीटर जा रहा है तो वहां पर कार्य कर रहा है, तो ये आपका अदिश राशि हो गया। लेकिन वही बोल देगा कि याद रखनी है कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे जा रहा है, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है और 10 किलोमीटर बराबर जा रहा है, तो ये एक प्रकार का आपने क्या बता दिया, कार्य बता दिया। तो ये जो है हो जाएगा आपका अदिश राशि। ठीक है, तो ये कार्य आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सदिश राशि। और याद रखनी है जिसमें भी वो लगा रहे वो अधिकतम 90% चांस है कि आपको क्या होगा, सदिश राशि होगा। क्या बोलेंगे, सदिश राशि होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो लगा है, वो लगा है, वो लगा है, तो ये तीनों सदिश राशि हो गया। और कार्य क्या हो गया, अदिश राशि। वैसे अदिश राशि का आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर, कार्य हो गया, ठीक है, उसके बाद समय हो गया, उसके बाद बात करेंगे चाल हो गया, ठीक है, उसके बाद लंबाई हो गया, ये याद रखनी है, ये सभी क्या हो जाएंगे, आपका अदिश राशि हो जाएंगे। वहीं सदिश राशि की बात करेंगे तो याद रखनी है, और यहाँ पर एक द्रव्यमान, याद रखनी है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान में वो है और वह एक प्रकार का यही जो है एक अपवाद है जो कि आपका अदिश राशि है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो ये वेग हो जाएगा, ठीक है, विस्थापन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, बल हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, आवेग हो जाएगा, ये सभी जो है ईटीसी क्या हो जाएंगे, तो याद रखनी है सदिश राशि हो जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बार किसका एसआई मात्रक है? तो बार जो है वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? अगर हम लोग बात करेंगे सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है, तो याद रखनी है लगभग जो है 8 मिनट का लगाता है, लेकिन वो 8 पॉइंट याद रखनी है 16 लगाता है, 16.6। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक होता है? ठीक है, तो यहाँ पर एम्पियर घंटा की बात कर रहा है, तो याद रखनी है ये जो हो जाएगा एम्पियर तो विद्युत धारा का हो जाएगा और इसमें घंटा लग जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा? ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देख, यहाँ पर दिया है 1 पिकोग्राम बराबर होता है। अगर हम लोग बात करेंगे 1 पिकोग्राम किसके बराबर होगा? 10⁻⁻12 का क्या हो जाएगा? पिकोग्राम। यहीं पर 10⁻⁻6 की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइक्रोमीटर। क्या बोलेंगे? माइक्रोमीटर इसको बोला जाता है। ठीक है, वहीं 10⁻9 को बोलेंगे क्या? नैनोमीटर। क्या बोलेंगे? नैनोमीटर के नाम से जानते हैं। वहीं 10⁻15 को हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है, फेम्टोमीटर। क्या बोलेंगे? फेम्टोमीटर बोलते हैं। वहीं अगर 10⁻⁻1 को याद रखनी है, 10⁻2 को याद रखनी है, उसके बाद 10⁻3 को याद रखनी है, 10⁻4 को याद रखिएगा। ठीक है, 4 नहीं होता है, याद रखनी 10⁻3 के बाद 6 ही होता है, तो आप 6 तो यहाँ पर हो गया, याद रखनी है 18 को याद रखिएगा। किसको याद रखिएगा? 18 को। तो 10⁻1 को जो हम लोग बोलते हैं, याद रखनी है, इसको बोलते हैं डेसीमीटर। क्या बोलेंगे? डेसीमीटर। ठीक है, 10⁻2 को बोलते हैं सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर बोलते हैं। ठीक है, और 10⁻3 को जो बोलते हैं, याद रखनी है, मिलीमीटर बोलते हैं। ठीक है, और 10⁻18 को बोलते हैं एट्टोमीटर। क्या बोलते हैं? एट्टोमीटर। तो ये सभी एकदम ध्यान दीजिएगा माइनस वाला को। वहीं अगर 10⁻1 को बोलेगा तो याद रखनी है डेक्सा हो जाएगा, हेक्टो हो जाएगा, किलो हो जाएगा, मेगा आपका हो जाएगा, उसके बाद गीगा हो जाएगा, फिर टेरा पेटा, इस तरह से आपको होता है। ये माइनस वाला एकदम याद रखनी है, तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है, तो इसको एकदम ध्यान देनी है। आगे की बात करेगा, निम्न में से कौन सा सदिश मात्रा है? तो सदिश को हमने क्या बताया? बॉ रहेगा। तो बॉ पर देख लीजिए कहाँ पर है? प्रतिबल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, दबाव जो है याद रखनी है, एक प्रकार का बोल सकते हैं अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है दबाव, तो ये चीज भी ध्यान देनी है। आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर मापी यंत्र उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मापी को हम लोग किस में मापते हैं? विभवांतर को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व के नियम को हम यह भी कह सकते हैं। तो जड़त्व को नियम को हम लोग गति का पहला नियम भी बोलते हैं, क्योंकि याद रखनी है गति का पहला नियम में किसकी बात किया गया है? बल की बात किया गया है। और इसमें किसकी बात किया गया है? तो याद रखनी है, कोई भी वस्तु अगर वो जिस अवस्था में है, चाहे मान के चलिए कि वो विरामावस्था में है और चाहे वो याद रखनी है गति वाला अवस्था में है, तो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना प्रदान करेगी जब तक कि उस पर को जो है बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। ये बोलता है गति का फर्स्ट लॉ, और इसी को हम लोग जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं? तो रैखिक संवेग की बदलने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। क्या बोलेंगे? बल कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर न्यूटन की अगर हम लोग बात करेंगे, न्यूटन का जो है याद रखनी है, न्यूटन का जो है थर्ड लॉ की अगर बात करेंगे, तो न्यूटन का अगर थर्ड लॉ हम लोग बात करेंगे तो थर्ड लॉ में क्या बोलता है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। क्या बोलेंगे? क्रिया के विपरीत जो है प्रतिक्रिया। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। अगर हम लोग बात करेंगे इधर से जो है 20 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इधर से भी आपको 20 न्यूटन का ही बल लगेगा। ठीक है, लेकिन याद रखनी है इसका जो दिशा क्या होगा? विपरीत होगा। हमेशा दिशा क्या होगा? विपरीत होगा। और याद रखनी है दोनों तरफ जो है अलग अलग वस्तु पर जो है याद रखनी है ये जो है बल लगेगा। क्या बोलेंगे? अलग अलग वस्तु पर जो है ये बल लगेगा। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर जो है क्या है? पानी है। ठीक है, यहाँ पर पानी है, कोई व्यक्ति जो है इस पे तैर रहा है, तो उस पर जो है किसका प्रभाव पड़ रहा है? तो याद रखनी है वो न्यूटन का थर्ड लॉ। आगे इसको धकेल रहा है और पानी जो है इसको पीछे की ओर धर रहा है, यानी कि दोनों तरफ जो है बराबर प्रभाव लग रहा है, तो यही होता है। तो क्रिया एवं बल की प्रतिक्रिया हमेशा लगते हैं, अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमको उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न को आप गलत नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट की कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। तो रॉकेट का जो है कार्य प्रणाली सिद्धांत किस पर आधारित है? रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये ऐसा एग्जाम है जो कि पूछने का हद ही पार कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं, पहले 2010 में पूछा, फिर 12 में पूछा, फिर 20 में पूछा, फिर 21 में पूछा। तो यही सब प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री की आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? देखिए, यहाँ से आपको दो तरह का सवाल पूछा जाएगा। एक होगा, आपको याद रखनी है कोई भी चलती कार होगा, ठीक है, और याद रखनी है एक जो है रुकी हुई कार होगी। क्या होगी? रुकी हुई कार होगी। अगर चलती हुई कार में कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, मान के चलिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बैठा है और अचानक जो है गाड़ी चलने लगेगा, तो ये क्या होगा? याद रखनी है पीछे की ओर, मतलब कि अगर चलती कार रहेगी और अचानक जो है रुक जाएगी, क्या लगेगा? अचानक ब्रेक लग जाएगा, तो ये जो है आगे की ओर झुक जाएगा। क्या होगा? आगे की ओर झुक जाएगा। वहीं कोई रुकी हुई कार है और उस पर जो है एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, और अचानक जो है ये क्या हुआ? चलने लगा। अचानक चलने लगा, बिता बताने चलने लगा, तो ये जो है पीछे की ओर धक्का लेगा। तो ये दोनों एकदम याद रखनी है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग जानते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करेगा, ठीक है। और न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग क्या बोले हैं? अभी तुरंत हमने बताया, जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर चलती कार है तो चलती कार है तो व्यक्ति जो है आगे की तरफ जाएगा, और इसी को जो है जो चलेगा उसको गति में रहेगा, गति जड़त्व बोलेंगे, और जो रुका हुआ रहेगा उसको विश्राम जड़त्व बोलेंगे। ये भी बात को एकदम आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर अगर चलती कार की बात करेगा तो ये गति जड़त्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए आगे की बात करेंगे, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका कुल गतिज ऊर्जा क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गतिज ऊर्जा। किसकी बात करेंगे? गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है? आपका प्रश्न में बोला है वेग को दोगुना कर दिया। अगर मान के चलिए, कोई भी यहाँ पर मान के चलिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ठीक है, और आप क्या किए? वेग को दोगुना कर दिए, तो हाफ हो गया, द्रव्यमान हो गया, और वेग को दुगुना कर दीजिएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाफ एम और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ये तो देखिए कितना हो गया? तो ये 4 गुना हो गया। अगर मान के चलिए हाफ एम भी स्क्वायर है और भी को अगर हम दुगुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो याद रखनी है वेग का जो है, याद रखनी है स्क्वायर समानुपाती किसके होगा? तो याद रखनी है काइनेटिक एनर्जी, यानी हम लोग हाफ एम भी स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। अगर वेग को दुगुना करेगा तो याद रखनी है वो की भी क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेगा, निम्न में से किसका जड़त्व अधिकतम होता है? जड़त्व की बात करेंगे तो जो जितना भारी रहेगा उसका जड़त्व उतना अधिक होगा। मतलब कि यहाँ पर सबसे भारी गेंद, ट्रक और राइट साइकिल में कौन हो जाएगा? रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी सबसे भारी है, तो रेलगाड़ी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होता है? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर वस्तु जो है ऊपर से अगर गिरेगा, ऊपर से अगर गिरेगा, तो यहाँ पर जो है कुल ऊर्जा का नियम क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मुक्त रूप से गिरेगा तो इसका जो है जी का रहेगा? समान रहेगा। क्या रहेगा? जी का रहेगा? समान रहेगा। तो जी जब समान रहेगा तो ऊर्जा जो है नियत रहे बनी रहेगी। और ऊर्जा का संरक्षण का नियम का फर्स्ट लॉ बोलता है कि न ही हम ऊर्जा की उत्पत्ति कर सकते हैं और न ही जो है ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तब विस्थापन क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर किसकी बात किया गया है? स्थितिज ऊर्जा की बात किया गया है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। तो याद रखनी है mgh, जो जब किसी सरल आवर्त गति पर यह पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम जब हो जाएगा तो उसका आयाम क्या होगा? तो याद रखनी है आयाम हो जाएगा। उसका विस्थापन की बात करेंगे तो आयाम, आयाम को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न जो है इंटर का है, लेकिन अब इस तरह का प्रश्न आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल अम्ल कौन है? तो गुरुत्व बल है। कौन है? गुरुत्वीय बल है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध में संग्रहित जल है। मान के चलिए कि यहाँ पर ये बांध हो गया, मान के चलिएगा बांध हो जाएगा और इसमें जो है जल भरा हुआ है। क्या है? जल है। ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ये आप जो है आप लोग दैनिक कार्य में भी लगते होंगे कि जो भी है गतिज में है तो वो गतिज ऊर्जा होगा, जो रुका हुआ है वो स्थितिज ऊर्जा होगा। ये स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपको दिया जाता है कि याद रखनी है, धनुष जो है खींचा हुआ है। अगर धनुष खींचा हुआ है तो वो तो चल नहीं रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, v बराबर u प्लस ए टी क्या जानकारी देता है? तो ये जो है समीकरण है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर समझ लीजिए, v बराबर जो हो क्या होता है? अंतिम वेग होता है। क्या होता है? अंतिम वेग। यहाँ पर हमने फॉर्मूला भी लिख देते हैं, तो याद रखनी है s बराबर होता है v प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। v बराबर होता है, या v बराबर दिया है तो v बराबर यू टी
प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो v बराबर क्या हो गया, अंतिम वेग, u बराबर क्या हो गया दोस्तों, प्रारंभिक वेग हो गया। क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वेग हो गया, ठीक है, प्रारंभिक वेग। ए आपका क्या दर्शाएगा, त्वरण को दर्शाएगा, ठीक है, त्वरण को दर्शाएगा। टी आपका क्या दर्शाएगा, समय को दर्शाएगा। और अगर आपको अब तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर बोला है कि क्या जानकारी देता है, तो वेग, समय और एक जो है फंक्शन, फंक्शन को क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाता है, तो ऐसे न्यूटन की गति को तो हमने बताया कि इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा न्यूटन के प्रथम नियम और सेकंड नियम की बात कर लेंगे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो हमने बता दिया कि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है या वो गति अवस्था में है, तो वो वैसे ही रहना प्रदान करेगी जिस पर कि उस पर कोई बाहरी बल ना पड़ा। और याद रखनी है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमको क्या प्राप्त होता है, तो याद रखनी है, ये भी पूछा गया है, तो बल की परिभाषा प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों, बल की परिभाषा प्राप्त होता है। लेकिन वहीं बात करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, रखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और इससे जो फार्मूला हमको प्राप्त होता है, व्यंजक आपको पूछा जा गया है बिहार पुलिस में कि न्यूटन के जो है किस नियम से जो है व्यंजक प्राप्त होता है, तो ये जो है न्यूटन का सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ तो हमने आपको बता दिया कि ये जो है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कार्य करती है। क्या बोलेंगे, क्रिया के विपरीत जो है प्रतिक्रिया कार्य करती है, तो ये भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेजी तेज गति से रेलगाड़ी को ओर गुजरने पर बालक क्या होगा, तो याद रखनी है, गाड़ी को ओर गिर जाएगा। और ये किसके सिद्धांत पर होगा, तो याद रखनी है, आपने पढ़ा होगा बर्नौली का सिद्धांत। क्या बोलेंगे, बर्नौली का सिद्धांत। लेकिन हम तो इसमें कई कमजोर विद्यार्थी हैं, तो हम लोग सभी को लेकर चलेंगे जो पढ़े हैं। देखिए, बर्नौली का नियम क्या बोलता है, बर्नौली का नियम ये बोलता है कि मान के चलिए ये आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, ट्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रेन। और यहाँ पर जो है एक व्यक्ति खड़ा है। क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, ठीक है। जब ट्रेन चलेगा दोस्तों, तो इसके बीच का जो है वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब, जिसको हम लोग बोलते हैं एयर। तो एयर जो है याद रखनी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब यहाँ पर एयर कम हो जाएगा, तो यहाँ पर एयर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर एयर अधिक हो जाएगा। और ये जो एयर है ये इधर की ओर आकर्षित होगा, ये की ओर आकर्षित होगा। तो यहाँ पर तो एयर पूरा समाप्त है, तो यहाँ पर एयर भरने के लिए इसी को धकेलेगा यहाँ पर, और व्यक्ति क्या होगा, ट्रेन की ओर गिर जाएगा। इसी को बोलते हैं बर्नौली का सिद्धांत। और बर्नौली का सिद्धांत से आपने देखा होगा कि याद रखनी है, छड़ का जो मतलब बोल सकते हैं, छत का जो है चदरा उड़ गया, ये भी किसके सिद्धांत पर करता है, तो याद रखनी है, बर्नौली के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ठीक है। चलिए, वर्षा की बूंद गोल होने का कारण है, तो इसका तो एकमात्र कारण है पृष्ठ तनाव। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे की बात करेंगे। एक चाबी भरी गरी में कमौनी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो ये तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। अगर हम लोग कोई भी चीज को मथ रहे हैं, मान के चलिए कि आप दूध को जो है मथ रहे हैं, दूध को से जो है मक्खन को प्राप्त करना है, यानी क्रीम को प्राप्त करना है, तो वो जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखनी है, ये जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक आपका होता है अभिकेंद्र बल। क्या बोलेंगे, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र फल जो है याद रखनी है, ये जो है बोल सकते हैं, मतलब कि जहां पर हम मुड़ रहे हैं वहां पर कार्य करता है, यानी कि सर्किल पर काम करता है। लेकिन अपकेंद्रीय बल जो है दूध से मक्खन निकालना। और बोल सकते हैं आप, जो वॉशिंग मशीन आपका होता है, वॉशिंग मशीन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्व, यानी अश्व मतलब घोड़ा। घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, तो अश्वारोही यानी कि जो उस पर बैठा व्यक्ति है, पीछे की तरफ गिरने की आशंका थी। यानी कि पहले क्या था, घोड़ा रुका हुआ था और एकाएक चलना प्रारंभ किया, तो क्या हो जाएगा, विश्राम जरत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, न्यूटन के पहले सिद्धांत को भी कहते हैं, तो इसको हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे की बात करेंगे। यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दिया जाए, तो उसके आवर्तकाल, तो देखिए आवर्तकाल बराबर क्या होता है, तो बोल सकते हैं 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है। तो ये किस पर निर्भर करेगा, लंबाई पर निर्भर करेगा, गुरुत्व पर निर्भर करेगा। यहाँ पर आपको पूछा गया कि लंबाई को दुगुनी कर देंगे, तो मान के चलिए टी बराबर जो दोस्तों हो जाएगा 2 पाई, तो कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई दुगुनी हो जाएगा, तो रूट 2 गुना हो जाएगा। आवर्तकाल का क्या हो जाएगा, रूट 2 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल को एफ निम्न में से परिवर्तित करता है। अगर हम लोग बात करेंगे दो बीच का गुरुत्वाकर्षण है, तो वो जो है एफ समानुपाती क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है F1 इंटू F2, सॉरी बड़ा
गुरुत्वाकर्षण बराबर यहाँ पर G बराबर होगा F1 इंटू F2 बटे हो जाएगा, याद रखनी है, R स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, तो याद रखनी है यहाँ पर M1 होगा। ठीक है दोस्तों, माफी चाहते हैं। तो ये जो हो जाएगा, याद रखनी है द्रव्यमान का, क्या बोलेंगे, द्रव्यमान का जो है याद रखनी है गुणनफल का, द्रव्यमान का गुणनफल यहाँ पर है, द्रव्यमान का गुणनफल, सॉरी यहाँ पर खत्म हो गया, तो लिख देते हैं M1 इंटू M2। ठीक है, तो द्रव्यमान, ये देखिए द्रव्यमान है, M से डिनोट करते हैं द्रव्यमान को, तो द्रव्यमान के गुणनफल का होता है समानुपाती, क्या बोलेंगे, द्रव्यमान के गुणनफल का होता है समानुपाती गुरुत्वाकर्षण, और याद रखनी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी, यहाँ पर दूरी बोल सकते हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से आपको जो है पूछा जाएगा क्वेश्चन इस तरह से। तो यहाँ पर जो है लिखने का, और इसको जो समानुपाती को हराइएगा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म देना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग केल दे देंगे, तो M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। तो वहीं पर पूछा गया कि R जो है दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे R स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिख देंगे, R स्क्वायर, तो 1 बटे R स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी का मान याद रखनी है सदैव जो है कभी भी बदलता नहीं है, क्या बोलेंगे, बदलता नहीं है, बराजी का मान। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, ग्रहों की गति का संचालन होता है, तो ग्रहों के गति का संचालन जो है केपलर के नियम से होता है, और केपलर ने ग्रहों के नियम के 3 नियम दिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर जो लगाती है, ये किसने निकाला, कोपरनिकस ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करेगा, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से अगर पलायन वेग पूछेगा, तो ये 11.2 किलोमीटर होगा, याद रखनी है, किलोमीटर पर सेकंड। और वहीं अगर बात करेगा चंद्रमा से जो है पलायन वेग कितना होगा, चंद्रमा से पूछेगा, तो याद रखनी है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होगा। तो दोनों में किलोमीटर के द्वारा जो है क्या आता है, आपका घंटा आता है हमेशा, लेकिन यहाँ पर पलायन वेग में याद रखनी है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये पलायन वेग क्या होता है, तो याद रखनी है कोई वस्तु है, कोई वस्तु को अगर हम लोग पृथ्वी से जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर फेंकेंगे, तो वो जो है याद रखनी है उसको जो है अपने ओर खींच लेगा, वो वापस नहीं होगा, उसकी को बोलते हैं पलायन वेग। ठीक है, चलिए, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, तो 36,000 किलोमीटर, एकदम याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न को डायरेक्ट पूछे जाएंगे। आगे की बात करेंगे, इनमें से कौन सही है, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप यहाँ से चंद्रमा पर चल जाते हैं तो वहां पर आपका द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता, ये याद रखनी है, द्रव्यमान जो है याद रखनी है, द्रव्यमान जो है आपका क्या होता है, हमेशा और हमेशा सदैव जो है कितना होता है, समान होता है। लेकिन याद रखनी है आपका वेट जो है ये जो है अक्षांश के अनुसार बदलती घटती रहती है। ठीक है, चलिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग से होगा। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है, तो याद रखनी है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। तो क्या होगा, पलायन वेग हमेशा अधिक होगा पृथ्वी पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक ही भवन के शिखर से गिराया जाता है, तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि याद रखनी है गुरुत्वाकर्षण का जो मान होगा वो हमेशा क्या होता है, मतलब कि बोल सकते हैं ये जो है दोनों समान होंगे, क्या होंगे, समान भार लगाएंगे, इसीलिए दोनों एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ जी का मान है, जी का मान गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इंटू होता है, याद रखनी है किलोग्राम स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लीजिए 6.7 एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। देखिए, कोई भी चीज अगर तैरता है, मान के चलिए कि कोई तैर रहा है, तो उसका जो है घनत्व क्या होगा दोस्तों, घनत्व जो है कम होगा, क्या होगा, घनत्व होगा। अगर बर्फ तैर रहा है पानी पर, तो बर्फ का घनत्व क्या होगा, कम होगा, तो बर्फ का घनत्व जो है पानी से कम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और जिसका घनत्व अधिक होगा वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और ये सिद्धांत जो है किसका दिया है, आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया गया है। पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट उष्माओं का अनुपात जो होता है 7/5 होता है हमेशा, तो ऑप्शन नंबर सी इसको याद रख लीजिएगा। इस तरह के एग्जाम में अगर पूछेंगे तो ये आप नहीं बना पाइएगा, डायरेक्ट आपको याद रखनी होगी। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप के स्थानांतरण कहलाता है। अगर हम लोग बात करेंगे, वायु एक प्रकार का क्या है, गैस है, क्या हो जाएगा दोस्तों, गैस हो जाएगा। और गैस का जो है याद रखनी है, अगर बात करेंगे उष्मा का संचलन जो है 3 विधि से होता है, आपको पता होगा, एक होता है चालन, और एक आपका होता है संवहन, क्या होता है दोस्तों, संवहन, और एक आपका होता है विकिरण, क्या होता है, विकिरण। तो यहाँ अगर हम लोग चालन में बात करेंगे तो ये ठोस का होता है, वहीं अगर संवहन की बात करेंगे तो इसमें द्रव और गैस दोनों का होता है। और विकिरण जो आपका थर्मोस्टेट प्लास्टिक होता है जिसमें हम पानी पीते हैं मिल्टन का, वो जो है विकिरण पर काम करता है, तो ये भी जो है गैस का ही प्रभाव करता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, तो ये अभिवहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए,
पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है पानी का घनत्व अधिकतम। और याद रखनी है यहाँ पर आयतन जो है क्या हो जाएगा? आयतन आपका न्यूनतम हो जाएगा। घनत्व का जो है उल्टा क्या होता है? आयतन। क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो याद रखनी है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, घनत्व बराबर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये द्रव्यमान बटे आयतन होता है और हमेशा विपरीत होता है। आगे की बात करेंगे, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में अगर वृद्धि होगा तो उसका जो है क्या हो जाएगा? वृद्धि भी बढ़ेगा। पदार्थ का क्वथनांक दाब में अगर वृद्धि के साथ साथ क्या हो जाएगा? उसका भी क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। क्यों गर्म होते हैं? याद रखनी है ऊनी कपड़ा जो है हमारे शरीर से जो है उष्मा का परिवहन नहीं होने देता है। तो ताप के अच्छे रोधक होते हैं? बिल्कुल नहीं। ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्र भारी होते हैं, तो यही हो जाएगा ताप के अच्छे रोधक होते हैं। यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको जो है बाहर नहीं होने देता है। जब बाहर नहीं होने देता है तो अंदर वाला प्रवेश नहीं करता है, तो आपको जो है गर्म की अनुमति प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रतिशत का उपयोग जो है आजकल नहीं होता है? अमोनिया का करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का करते हैं, फ्रियोन का करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अब जो है बंद हो गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान जो है समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस। याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो -40 डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो हमने अभी तुरंत बताया आपको। और इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो 4.24 10 गुना पावर 5 4 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट क्या होता है? तो अभी जो पानी आपको मिल्टन वाला इस तरह सा जो बोतल होता है, याद रखनी है इस तरह से जो होता है वही होता है। तो तापमापी को संगृता मापने के लिए किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सोनार में तरंगें प्रयुक्त होती है, तो ये जो है पराध्वनि तरंग प्रयुक्त होती है। और ये मान के चलिए सोनार जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सोनार। ठीक है, इसका अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ठीक है, ये फार्मूला होता है, हम लोग यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। साउंड नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ठीक है, एंड रेजिंग होता है। ठीक है, तो ये जो आपका होता है क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको जो है डूबी हुई चीजों पर जो है हम लोग क्या नौसंचालक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें में से किस विकिरण का सबसे कम तरंग दैर्ध्य? देखिए पूछा हुआ है और 2020 में क्वेश्चन पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन 2024 में भी बहुत पूछे गए। अगर तरंग दैर्ध्य की बात करेगा यहाँ पर दोस्तों, याद रखनी है, अगर तरंग दैर्ध्य की बात करेगा सबसे कम, तो सबसे पहले याद रखनी है गामा का, गामा के बाद याद रखनी है अल्फा का। ठीक है, गामा अल्फा, उसके बाद याद रखनी है परावैगनी किरण। क्या बोलेंगे? परावैगनी किरण। उसके बाद याद रखनी है आपको दृश्य प्रकाश। ठीक है, उसके बाद अब याद रखनी है अवरक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवरक्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद याद रखनी है सूक्ष्म किरण। ठीक है, उसके बाद ये बात करेंगे तो रेडियो तरंग। यही जो है ये क्रम है। अगर इधर से हम लोग इधर की तरफ जाएंगे, ये आपका तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। ठीक है, और इधर से हम लोग अगर इधर से आएंगे तब आपका क्या होगा? आवृत्ति बढ़ेगा। क्या बोलेंगे? आवृत्ति बढ़ेगा। यानी तरंग दैर्ध्य जो है आवृत्ति का विपरीत होता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहा है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो गामा किरण का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगें जो धातुओं को संचारित करती है तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है। तो ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आगे की बात करेगा, एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरा करती है, तरंग की आवृत्ति क्या होगा? तो एक आवृत्ति बराबर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये चक्र की संख्या और कितना समय में किया है, एक आवर्तकाल की संख्या। और यहाँ पर गिनो 10 हो जाएंगे, तो ये पॉइंट जब हटेगा 10 आ जाएगा, तो 8 तिया 24, तो 10 तिया 30 हर्ट्ज हो जाएगा। आवृत्ति को हम लोग किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। तो 30 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अपसरंग तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है अपसरंग, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक अगर बात करेगा तो ये आपका होता है सरब तरंग, जो कि ऑडिबल तरंग बोलता है, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं पराश्रव तरंग। क्या बोलेंगे? पराश्रव तरंग बोलते हैं, जिसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं। ये भी चीज ध्यान देनी है। आगे की बात करेगा, ध्वनि सबसे तेज माध्यम में हमने पहले ही बता दिया ठोस में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है ध्रुवन में, हमने बताया था निर्वात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा नहीं होता है? तो देखिए ध्रुवन दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी। वैसे ये प्रकाश तरंग में भी नहीं होता है, लेकिन वहां पर प्राप्त इसको किया जा सकता है। आगे की बात करेंगे, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है प्रकाश के तरंग के परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगों के बार बार परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि हमको सुनाई देता है, मतलब इको साउंड जिसको बोलते हैं, अलो हलो 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 करता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार संप्रेक्षित करण है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति हमने बताया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण जो है कोढ़े से न्यूनतम प्रकिरणित होता है? न्यूनतम अगर प्रकिरणम यानी कि सबसे कम प्रकिरण की बात करेगा तो वो लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा, अत्यधिक छोटा होता है, तो वो जो है किसमें होता है, उत्तल दर्पण में होता है। और बड़ा किसमें होता है, तो अवतल दर्पण में। किसी भी वस्तु को अगर बड़ा करके देखना है तो उसमें जो है हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। आगे की बात करेगा, नेत्र का कौन सा भाग जो है उसके अंदर प्रवेश होने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो ये परितारिका को। आंख दान में हम लोग किसका भाग करते हैं, तो याद रखनी है, प्रयोग करते हैं तो कॉर्निया का भाग करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। आगे क्या बात करेंगे, तारे का रंग इंगित करता है ताप को। अगर तारा का रंग जो है लाल है तो कम टेम्परेचर है, उसके बाद नीला है तो कम, उसके अधिक है, और सफेद है तो सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक होता है सिल्वर। सिल्वर का परमाणु संख्या कितना होता है, 47 होता है। ठीक है, आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान का रंग जो है नीला किसके कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण। अगर रंग का जहां भी बात करेगा तो वो प्रकीर्णन हो जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, पानी में से बनने वाले बुलबुले जो चमक होती है, चमक का मतलब वही होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे हीरे का चमकना, मृग मारिच का, ये सभी जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म से आपतित होकर एक प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले अधिकतम विचलित। देखिए आपने पढ़ा होगा, मान के चलिए कि श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त होती है, तो 7 रंगों में जो विभक्त होती है उसका ट्रिक क्या है, तो याद रखनी है VIBGOUR। ठीक है, याद रखनी है VIBGOR। ठीक है, विबजियोर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर से हो जाएगा बैगनी, बैगनी, और ऊपर जो आपका हो जाएगा लाल हो जाएगा। ठीक है, रेड मतलब लाल हो जाएगा। तो सबसे अधिक विचलन जो होता है, अपवर्तनांक जिसका अधिक होगा, अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक किसका होता है, ऊपर से जब नीचे आइएगा तो अपवर्तनांक आपका बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर जाइएगा तो आपका क्या होगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। अगर आपको पूछा जाएगा कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो लाल का, और अपवर्तनांक होने के कारण फैलाव अधिक होगा तो विचलन अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान रेत रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक और उल्टा, तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, आगे की बात करेगा, निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा, और वहीं पर उत्तल लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस होगा यहाँ पर। उत्तल लेंस के द्वारा हम लोग दूर दृष्टि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूर दृष्टि में जो किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह जो है रंगों में कितने रंगों में विभाजित होता है, 7 रंगों में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रक्षेपथ की ओर चलता है तो वो क्या होता है, तो स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, प्रकाश का जो है विवर्तन परिघटना दर्शाती है, ये जो है प्रकाश की तरंग प्रकृति को, तरंग जो है याद रखनी है, विवर्तन का जहां भी बात आएगा तो वहां तरंग की बात आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, और तरंग का सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखनी है हाइगेन्स के द्वारा। ठीक है, ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए, आगे की बात करेगा, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति कितनी होती है, तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो मान के चलिए यहाँ पर जो है कोई प्रकाश ऊपर से आपतित किरण है, और आपतित किरण ये आपका अभिलंब है। ठीक है, तो यहाँ पर से अगर मान के चलिए ये सघन माध्यम है, क्या है, सघन माध्यम, और ये जो है आपका विरल माध्यम है। ठीक है, तो सघन से जब विरल में आएगा तो ये जो है क्या हो जाएगा, अभिलंब से जो है दूर हट जाएगा। लेकिन वही अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरा है एक विरल माध्यम अगर ऊपर होगा और नीचे अगर सघन माध्यम होगा, यहाँ से अगर कोई किरण गुजरेगा तो वो जो है याद रखनी है, ये ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वो जो है थोड़ा सा मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। तो यहाँ पर पूछा है सघन से विरल, तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब से जो है दूर हट जाएगा, तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब अधिक, बहुत अधिक बनता है, तो उसको हम लोग अनंत का नाम दिए हैं, इन्फिनेटिव। हाल ही में अगर बात करेगा तो जितना हो जाता है उसको नाप ही नहीं पाया है, इसलिए उसको इन्फिनेटिव का दे दिया है। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वो हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन हो जाएगा दोस्तों, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई की याद रखनी है, व्यक्ति की ऊंचाई से, व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए, तो व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 डिग्री के कोण पर अनंत को दो समतल दर्पण के बीच जब प्रस्तुत किया जाता है, वस्तु को रखा है, तब बनने वाली प्रतिबिंब, तो इसको कुछ नहीं करना है, 360 में जो है 60 से भाग दे देना है, 6 36। अगर आपका सम संख्या आता है, सम संख्या में एक घटा कर लिखना है विषम संख्या, और आंसर जो होगा हमेशा क्या होगा, आपका विषम संख्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग, सॉरी हेडलाइट की बात किया है, तो हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण, और साइड मिरर की बात करेगा, साइड मिरर में हम लोग करते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग। ठीक है, चलिए।
निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में करेगा तो ये मोटर हो जाएगा, और ये विद्युत ऊर्जा को जो है याद रखनी है उष्मीय ऊर्जा में जो है आयरन परिवर्तित करते हैं, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को जो है ये याद रखनी है तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और ये जो है विद्युत ऊर्जा को जो है याद रखनी है प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं बल्ब, ठीक है। ये सभी को भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्युत जनित्र, अगर बात करेगा जनित्र जिसको हम लोग बोलते हैं डायनमो, तो डायनमो क्या कार्य होता है याद रखनी है, ये जो है मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा निम्नलिखित में से कौन प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की सबसे कम होगी, तो कल भी हमने बताया था एलईडी हो जाएगा, लाइटिंग इमेटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए, फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता यह है कि इसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और गलनांक जो है निम्न होना चाहिए, तो ए एवं डी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी का मान जो होता है 50 हर्ट्ज होता है, और अधिकतम कितना हो जाता है 100 हर्ट्ज तक इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो ये आपका हो जाएगा चांदी, कौन हो जाएगा दोस्तों, चांदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका अगर बात करेंगे तो प्रतिरोध उच्च गलनांक कम, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे 6 घंटे, तो कुछ नहीं करना है, 60 वाट का जो है 5 लैंप और 6 घंटे कार्य करता है, और जो है 75 वाट का जो है 4 पंखे जो है कितना 6 घंटे प्रयोग करता है, और टोटल 30 दिन तक चलता है। तो इसको जो है यूनिट में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, तो याद रखनी है ये जो हो जाएगा आपका 1800 हो जाएगा, 6 पंच 30, 3 छक 1800, और ये भी 1800 यानी 3600 टोटल हो गया, और बटे आपका हो जाएगा 1000 गुना हो जाएगा 30, तो दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों, और याद रखनी है यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 36 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों 108, तो 108 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, चुंबक पर आधारित चिकित्सा तकनीकी जो करता है एमआरआई पे करता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होनी चाहिए, हमेशा ऋणात्मक होती है, अगर चुंबकीय यहाँ पर है उस पर अगर कोई वस्तु को यहाँ पे खींच रहा है तो वो जो हमेशा क्या दिखाएगा, विपरीत में दिखाएगा, इसीलिए विपरीत में जो है ऋणात्मक चीजें को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अमिश्रित होता है, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आधार वाला भाग जो होता है वो जो है मतलब कि विदाउट मिला हुआ रहता है, इसीलिए हम लोग इसको अमिश्रित बोलते हैं, ठीक है। आगे की बात करेगा, इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आईसी का होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको बोलते हैं एकीकृत परिपथ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप से पीएसएलवी का अर्थ क्या होता है, तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया था, तो इसने जो है टेलीस्कोप की खोज किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का संबंध जो है E बराबर mc स्क्वायर का प्रतिपादन किसने दिया है, ये दिया है आइंस्टीन ने, और E बराबर क्या होता है, यहाँ पर E बराबर होता है आपका ऊर्जा, यहीं पर m बराबर जो है आपका हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है। और अगर बात करेंगे C बराबर क्या होता है, तो ये होता है प्रकाश का वेग, क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, एक बार आपके एग्जाम में C बराबर पूछ चुका है, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होगा, और याद रखनी है हरा रंग के प्रकाश में जो है सबसे कम होगा, तो आपको एकदम कोई भी टेंशन नहीं लेना है। तो हमने टोटल क्वेश्चन आपको फिजिक्स का जितना भी पूछा था आज तक हमने आपको करवा दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट करनी है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग सुबह के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।